हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर क्लास। तो कैसे हैं आप सब लोग। और बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में और देखेंगे ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से हमारे फ्रेंड हैं, यानी कि हमारी मदद कैसे करते हैं, और ये हमारे दुश्मन, हमारे एनिमीज, या मैं कहूँ हमारे फो कैसे हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या मतलब है भाई। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें हम अपने नेकेड आइज से नहीं देख सकते। तो अगर इस वर्ड को हम लोग ब्रेक करें तो कैसे ब्रेक कर सकते हैं। देखो भाई, माइक्रो का मतलब है वेरी स्मॉल, बहुत ज्यादा छोटे, और ऑर्गेनिजम्स का मतलब तो आपको पता ही है। तो वो छोटे ऑर्गेनिजम्स जिन्हें हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते, अगर हमें इन्हें देखना है तो हमें किसी ना किसी एड की जरूरत पड़ेगी। अब वो एड भाई कोई माइक्रोस्कोप हो सकता है, मैग्नीफाइंग ग्लास हो सकता है, ठीक। तो इन्हें हम लोग क्या हिंदी में बोलते हैं, सूक्ष्म जीवी। तो ये बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, इतने छोटे हैं हम इन्हें देख नहीं सकते, बट फिर भी इनका इम्पैक्ट हमारी लाइव्स पे बहुत ज्यादा है। ये हमारी लाइफ को इजी भी बना रहे हैं और हमारी लाइफ को मुश्किल भी। इसीलिए हम पढ़ने वाले हैं इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम जानेंगे अपने फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, या मैं कहूँ बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, जो कि हमारी लाइफ को इजी बनाते हैं, हमारी मदद करते हैं। बट किस किस तरीके से मदद करते हैं। क्या आपने कभी देखा है कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके पास आया हो और आपका होमवर्क कर दिया हो। नहीं। फिर कैसे मदद करते हैं भाई। ये हम इन्हें देख नहीं सकते, हमने कभी इन्हें देखा नहीं, फिर ये हमारे दोस्त कैसे बन गए भाई। मेरी तो कभी हेल्प नहीं करी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने, यही सोच रहे होगे आप लोग भी। बट हम सब की माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प करते हैं किसी ना किसी तरीके से। तो उन्हीं वेज को आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको समझ लेना है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस किस टाइप के होते हैं। तो आप सभी ने इनका नाम तो सुना ही होगा, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, एल्गी एंड प्रोटोजोआ। इन सब के बारे में आप सभी जानते हो, यही है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। लेकिन आप कहोगे मैम ये तो बहुत खतरनाक है, बैक्टीरिया तो हमारी बॉडी में बीमारियां कर देता है और वायरस को तो पूछो मत, वायरस हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो ये हमारी हेल्प कैसे करेंगे। तो वही तो आज मैं बताने के लिए आपको आई हूं, कैसे कोई बैक्टीरिया आपकी मदद कर सकता है, कैसे कोई फंगस आपकी मदद कर सकता है, या हमारी लाइफ को इजी बना सकता है, ये जानेंगे। बट पहले आप ये समझ लो कि हमने ब्रॉड कैटेगरीज में बांट दिया है इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। कितनी कैटेगरीज बना दी हैं हमने, इनकी 5 कैटेगरीज बना दी हैं। लेकिन इन कैटेगरीज का आधार क्या है, किस बेसिस पे हमने इन्हें क्लासिफाई किया। कैसे एक बैक्टीरिया डिफरेंट है वायरस से, या एक वायरस डिफरेंट है फंजाई से, और एक फंगस डिफरेंट है किसी प्रोटोजोवन से। तो इनके फीचर्स के बारे में एक एक करके हम लोग बात करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो 5 आपको पहले ये ग्रुप्स नोट डाउन कर लेने हैं। दीज आर द 5 कैटेगरीज इन विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड। अब किस बेसिस पे हमने डिवाइड किया है ये जान लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बच्चों बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया प्लूरल फॉर्म है। अगर एक है तो उसे हम बैक्टीरियम कहते हैं, और बहुत सारे हैं तो दे आर बैक्टीरिया, ठीक है। तो हम सारे बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। तो बैक्टीरिया आर ऑफ वेरियस टाइप्स, और ये टाइप्स उनके शेप्स पर डिपेंड करती हैं। बहुत अलग अलग शेप्स के हमें बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। जैसे कि
अगर आपको रॉड शेप्ड बैक्टीरिया दिखे, ऑब्वियसली एक माइक्रोस्कोप के अंदर या किसी पिक्चर में, तो भाई अगर जो हमारे रॉड शेप्ड बैक्टीरिया हैं, दे आर नोन एज बेसिलस, या इनकी टाइप होती है बेसिलाई। तो एक हो गया, तो एक होता है बेसिलस। रॉड शेप्ड बैक्टीरिया आर बेसिलस। फिर कुछ हमें राउंड यानी कि स्फेरिकल शेप के बैक्टीरिया भी मिलते हैं। तो स्फेरिकल शेप कहलाते हैं कोकाई, या एक होता है कोकस। तो बेसिलाई हो गया, कोकाई हो गया, और जो हमारे स्पाइरल शेप्ड के बैक्टीरिया होते हैं, कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलते हैं, वो बैक्टीरिया होते हैं स्पाइरलम। क्या है? स्पाइरलम है, क्योंकि ये स्पाइरल शेप के होते हैं। इतना ही नहीं, और भी बहुत सारे शेप्स होते हैं हमारे बैक्टीरिया के। देखो भाई, रॉड शेप्ड हो गए, स्फेरिकल हो गए, स्पाइरल शेप्ड हो गए, कोमा शेप्ड भी होते हैं, जिन्हें हम विब्रियो कहते हैं। कोमा शेप्ड बैक्टीरिया आर नोन एज विब्रियोज। तो भाई हमने 4 शेप्स देख ली अपने बैक्टीरिया के, तो हम लोग इन्हें इनके शेप के बेसिस पर अलग अलग नाम दे देते हैं। लेकिन अब आप लोग बोलेंगे कि इससे हमें ये तो समझ में नहीं आया कि हाउ बैक्टीरिया आर डिफरेंट फ्रॉम वायरसेस, या हाउ वायरसेस के बारे में तो अभी बात करेंगे, बट बैक्टीरिया अलग क्यों है, इनकी एक अलग कैटेगरी क्यों बनाई है। तो एक तो हम देख रहे हैं कि ये बैक्टीरिया, इनका एक पर्टिकुलर शेप है बच्चों, और ये पर्टिकुलर शेप इनके पास आता है इनकी सेल वॉल की मदद से। तो एक सेल वॉल है जो बैक्टीरिया को उसका एक पर्टिकुलर शेप देती है, और ये बैक्टीरिया, दे आर इटसेल्फ अ सेल, ये खुद से एक सेल है, और हमारी बॉडी में आकर बहुत सारी बीमारियां करते हैं। तो इनके पास अपना खुद का एक सेल है, ये बैक्टीरिया कहलाते हैं। तो बैक्टीरिया क्या होते हैं भाई? बैक्टीरिया हमारे यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि ये एक सेल के ही बने होते हैं, इनकी बॉडी सिर्फ एक सेल से बनती है। तो दे आर व्हाट? दे आर यूनिसेल्यूलर, दे हैव अ पर्टिकुलर शेप, एक शेप होता है इनके पास। फिर आ जाते हैं हम लोग अपने वायरसेस पे। तो ये वायरस देखकर आप सभी इजीली बता दोगे किसकी पिक्चर है ये। तो दिस इज कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस का नाम कोरोना वायरस क्यों पड़ा? क्योंकि हम देखते हैं कि इसके सरफेस पे क्राउन शेप्ड आउटग्रोथ्स हैं। तो क्राउन से बना वर्ड कोरोना, और इसका नाम पड़ गया है। दिस इज कोरोना वायरस। और भी बहुत सारे टाइप के वायरसेस होते हैं, जैसे कि दिस इज इबोला वायरस। आप और भी एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, पोलियो वायरस होता है, एंड सो ऑन। यहाँ पे हम 2 अलग अलग टाइप के वायरसेस देख रहे हैं। बट वायरसेस की खास बात यह है कि इनके पास अपनी कोई बॉडी, अपनी कोई मशीनरी नहीं है। वायरसेस तभी रेप्लिकेट कर पाते हैं, तभी अपनी प्रोजेनी को आगे बढ़ा पाते हैं, जब ये किसी सेल के अंदर एंटर कर जाते हैं। तो ये वायरसेस आते हैं हमारी बॉडी में, हमारे सेल्स के अंदर जाते हैं, और उसकी मशीनरी यूज करते हैं टू रेप्लिकेट देमसेल्व्स। अपने जैसे और वायरसेस को पैदा करने के लिए इन्हें जरूरत होती है
किसी दूसरे सेल की, क्योंकि इनके पास अपना कोई सेल नहीं होता, तो इनकी अपनी कोई बॉडी नहीं है। ये सिर्फ एक जेनेटिक मटेरियल होते हैं जिन्हें अगर कोई दूसरा सेल मिल गया तो उसके अंदर जाकर ये उसकी मशीनरी को यूज करते हैं। तो इसी तरीके से वायरस डिफरेंट हो गए बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया के पास अपनी बॉडी है, वो किसी से कुछ नहीं लेते हैं, सीधा उनको अगर कोई भी डिजीज करनी हमारी बॉडी में जाते हैं और सेल्स पे अटैक करने लगते हैं। बट वायरसेस हमारी बॉडी के सेल्स का ही इस्तेमाल करते हैं टू रेप्लिकेट देमसेल्व्स। अब वायरसेस का जब भाई कोई सेल ही नहीं है तो ना तो हम इन्हें यूनिसेल्यूलर कहेंगे, ना ही हम इन्हें मल्टीसेल्यूलर कहेंगे। आज आते हैं अपने थर्ड कैटेगरी पे, थर्ड टाइप पे, जो कि है फंजाई। फंगस सिंगुलर है और इसका प्लूरल है फंजाई। बट कुछ फंजाई आप लोग अपनी नेकेड आई से जरूर देख सकते हो। अगर घर में कभी कोई ब्रेड रखी हुई थी, बहुत टाइम तक किसी ने नहीं खाई, तो आप देखते हो कि उसके ऊपर ग्रीन पैचेस आने लगते हैं और ये पैचेस बहुत कॉटनी से, सॉफ्ट से हमें लगते हैं। तो ये एक टाइप का फंगस है बेटा, जिसका नाम है राइजोपस, या कॉमनली हम इसे ब्रेड मोल्ड कहते हैं। तो इसका कॉमन नेम है ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड इसका कॉमन नेम है और साइंटिफिक नेम है राइजोपस। और इस फंगस को हम लोग अपनी नेकेड आइज से देख सकते हैं। तो सम कैन बी सीन with our naked eyes। नेकेड आइज से देखे जा सकते हैं और दे कैन बी यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर। ये यूनिसेल्यूलर भी हैं, यानी कि इनकी बॉडी एक सेल की बनी भी हो सकती है, एंड दे कैन बी मल्टीसेल्यूलर, यानी कि इनकी बॉडी में एक से ज्यादा सेल्स भी हो सकते हैं। क्लियर है? तो इसका एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं यहां पे, दैट इज एस्परजिलस। तो ब्रेड मोल्ड हो गया, एस्परजिलस इसका एग्जाम्पल है, पेनिसिलियम इसका एग्जाम्पल है। तो ये सभी हम लोग अपने फंजाई के एग्जाम्पल्स में लिख सकते हैं। ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम है, एस्परजिलस है, तो इन सबको लिख देते हैं। तो थर्ड हमने अपनी कैटेगरी के बारे में भी बात कर ली है। अब आ जाते हैं अपनी फोर्थ कैटेगरी पे, दैट इज एल्गी। अब ये क्या है? तो ये एल्गी होते हैं फोटोसिंथेटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, विच मीन्स दे कैन मेक देयर ओन फूड। ठीक है, चलो भाई, तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं दे आर फोटोसिंथेटिक। तो हम इनके डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स नोट करते जा रहे हैं, वो फीचर्स जो इन्हें बाकी अपने ग्रुप मेंबर्स से अलग करते हैं। फोटोसिंथेटिक हैं, विच मीन्स दे आर ऑटोट्रॉफिक एंड दे आर मल्टीसेल्यूलर। मल्टीसेल्यूलर भी होते हैं एल्गी। अक्सर आप लोग देखते हैं, अगर कोई स्टैग्नेंट वाटर बॉडी है जहां पर पानी मूव नहीं कर रहा है, रुका हुआ है, तो उसके ऊपर एक ग्रीन लेयर आ जाती है वाटर के ऊपर, एंड दैट इज
बिकॉज ऑफ एल्गी। तो एल्गी के एग्जाम्पल है हमारे पास क्लैमिडोमोनास एंड स्पाइरोगायरा। दिस इज क्लैमिडोमोनास। तो स्पेलिंग जरा ध्यान से देख लेंगे, क्लैमिडोमोनास एंड स्पाइरोगायरा। फिर रह जाते हैं हमारे लास्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी, या लास्ट हमारा क्या रह जाता है, ग्रुप, जिसे हम कहते हैं प्रोटोजोआ। अब भाई प्रोटोजोअन कैसे डिफरेंट हैं बैक्टीरिया से, वायरस से, फंजाई से, एल्गी से? तो बैक्टीरिया कैन ऑल्सो बी यूनिसेल्यूलर, प्रोटोजोअन they can be unicellular or multicellular. इनकी बॉडी में एक सेल भी हो सकता है और एक से ज्यादा सेल्स भी हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल है हमारे पास अमीबा। अमीबा है, पैरामीशियम है, ये दोनों हमारे सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। बट आप कहेंगे भाई मल्टी सेल्यूलर और यूनिसेल्यूलर, तो मैम आपने फंगस भी बताया था। बट प्रोटोजोअन्स कैसे डिफरेंट हैं इन बाकी ग्रुप से? तो जो प्रोटोजोअन्स होते हैं इनके पास होते हैं स्पेशल अपेंडेजेस फॉर लोकोमोशन, यानी कि इनके पास एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए कुछ क्या है, एक्स्ट्रा चीजें हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं आप लोग लोकोमोशन कैसे करते हो? अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, मान लो अपने बेड से उठकर आपको दूसरे रूम में जाना है, तो हाउ विल यू मूव? लोकोमोशन कैसे करेंगे आप बोलोगे भाई हमारे पास तो लेग्स हैं, हम अपनी लेग्स से वॉक कर कर चले जाएंगे। बट अगर अमीबा को मूव करना है या पैरामीशियम को मूव करना है तो ये कैसे मूव करेंगे? तो दे हैव सम स्पेशल appendages फॉर लोकोमोशन। तो मूवमेंट के लिए हम इनके अंदर कुछ स्पेशल अपेंडेजेस देखते हैं, जैसे कि अमीबा में हमें देखने को मिलता है सूडोपोडिया। सूडो का क्या मतलब है इसमें? सूडो का मतलब होता है फॉल्स एंड पोडा मीन्स फीट। तो इनके पास है फॉल्स फीट, झूठे पैर हैं इनके पास, जिसकी मदद से ये मूव करते हैं। तो इनकी बॉडी से ही ऐसे कुछ प्रोजेक्शंस बाहर आते हैं जो कि इन्हें मूव करने में मदद करते हैं। और अगर बात करें पैरामीशियम की, तो पैरामीशियम की बॉडी पे हम लोग देखते हैं हेयर लाइक, आपको कुछ आउटग्रोथ्स नजर आएंगी, बिल्कुल हेयर की तरह लगती हैं, बट इन्हें हम कहते हैं सीलिया। तो दे हैव हेयर लाइक सीलिया। और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं प्रोटोजोन्स, और भी बहुत सारे हैं, और उनके पास कुछ और अपेंडेजेस भी होते हैं मूवमेंट के लिए। तो ये हमारा क्या हो गया, एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर हो गया बाकी ग्रुप से। एक बार फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या स्पेशल फीचर्स हमारे सारे ग्रुप्स में थे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले हमने बात करी बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया के काफी सारे टाइप्स देखे, अगर रॉड शेप्ड हैं तो बेसिलाई हैं, स्फेरिकल शेप्ड हैं तो दे आर कोकाई, एंड इफ दे आर स्पाइरल शेप्ड तो हमने कह दिया कि ये स्पाइरलम होते हैं, और कॉमा शेप्ड विब्रियोज होते हैं।
बैक्टीरिया यूनिसेल्युलर होते हैं एंड दे हैव अ बॉडी ऑफ देयर ओन, अपनी बॉडी इनके पास होती है, यानी कि अपना सेल है इनके पास। ऑब्वियसली हमारी तरह बॉडी नहीं है, हाथ नहीं है इनके पास, लेग्स नहीं है, बट एक जो सेल है इनका वो इनकी कंप्लीट बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट करता है। फिर आ जाते हैं वायरसेस पे। वायरसेस के पास अपना कोई सेल नहीं है, ये सिर्फ एक जेनेटिक मटेरियल है जो कि तभी एक्टिव होता है या तभी रेप्लिकेशन शो करता है जब ये किसी सेल के अंदर चला जाए। तो वायरसेस को बोला जाता है कनेक्टिंग लिंक। तो दे आर नोन एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। non-living and living organisms. यानी कि ये जो वायरसेस होते हैं, जब ये किसी सेल के अंदर नहीं जाते तो ये हमें बिल्कुल डेड लगते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं होती इनके अंदर। बट जैसे ही ये किसी सेल में एंटर कर जाते हैं तो ये अपनी एक्टिविटी शो करते हैं, ये एक्टिव हो जाते हैं। तो एक डिबेट है वायरसेस के लिए कि वेदर दे आर लिविंग और नॉन लिविंग, और इन्हें एक कनेक्टिंग लिंक भी कह दिया है कि सारे नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच की जो ब्रिज है, जो उनको जोड़ने वाली कड़ी है, वो हमारे वायरसेस हैं। देन हम आ गए अपने फंजाई पे। तो फंजाई में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिन्हें हम लोग अपने नेकेड आइज से देख सकते हैं, और उसका एक एग्जाम्पल ब्रेड मोल्ड या फिर राइजोपस भी है। और ये मल्टीसेल्यूलर भी हो सकते हैं और यूनिसेल्यूलर भी हो सकते हैं। एल्गी, दे आर फोटोसिंथेटिक एंड ऑटोट्रॉफिक, यानी कि अपना खाना खुद से प्रिपेयर करते हैं। एंड दे आर मल्टी सेल्यूलर। तो इनके अंदर हमने दो एग्जाम्पल्स देखे, क्लामिडोमोनास, स्पाइरोगायरा। लास्ट में आ गए हमारे प्रोटोजोआन्स, जो कि यूनिसेल्यूलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेल्यूलर भी हो सकते हैं, और इनके पास स्पेशल अपेंडेजेस होते हैं मूवमेंट के लिए, लोकोमोशन के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। लेकिन क्यों हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं भाई, क्यों इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में बांट रहे हैं? भाई सारे ही तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इनमें ग्रुप बनाने की क्या जरूरत है? तो ग्रुप बनाने की जरूरत इसीलिए है क्योंकि ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये अलग अलग डिजीजेस कॉज करते हैं हमारी बॉडी में। तो ट्रीटमेंट अगर हमें अप्रोप्रिएट चाहिए तो हमें उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए। जब तक हम उस ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल को नहीं समझेंगे, हम उसकी बॉडी का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसे नहीं समझेंगे, तब तक हम लोग ट्रीटमेंट नहीं ढूंढ पाएंगे। तो देख लेते हैं, बात कर लेते हैं डिजीजेस की। सबसे पहले बात करेंगे बैक्टीरियल डिजीजेस की। बैक्टीरिया से होने वाली कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? तो बहुत सारी हैं, हम लोग दो दो एग्जाम्पल्स उनके नोट डाउन कर लेंगे। जैसे कि ट्यूबरक्यूलोसिस, जिसे टीबी भी कहते हैं, कॉलेरा हो सकता है, कॉलेरा। फिर हो सकती हैं हमारी वायरल डिजीजेस, यानी कि वायरस से होने वाली, तो ये हो सकता है एड्स, acquired immunodeficiency syndrome और कॉमन कोल्ड। तो कॉमनली होने वाली डिजीज कॉमन कोल्ड, जो हमें जुकाम होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ वायरसेस। फिर हम लोग बात करेंगे फंजाई की। तो फंजाई से होने वाली
बहुत सारी स्किन डिजीजेस होती हैं। तो फंजाई को अगर रिप्रोड्यूस करना है तो उन्हें मॉइस्ट एरिया चाहिए होता है, जहाँ मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है और वार्मथ है, तो वहाँ पर फंगस ग्रो होने लगते हैं। तो बहुत सारे हमारे जॉइंट होते हैं, जैसे कि एल्बो का जो जॉइंट है हमारा, अक्सर यहाँ पे फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, आर्म पिट्स में हो जाते हैं, तो एंड ग्रोइन एरियाज में हो जाते हैं। तो फंगस के लिए हम लोग लिख देंगे स्किन डिजीजेस, और इसमें एक एग्जाम्पल भी हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि हमारा रिंगवर्म। हिंदी में इसे बोलते हैं दाद बोलते हैं। फिर उसके बाद हमारी प्रोटोजोआ से होने वाली कौन कौन सी डिजीजेस हो सकती हैं? तो प्रोटोजोआ से होने वाली काफी खतरनाक डिजीजेस होती हैं, ऑल्दो सारी ही खतरनाक है। तो प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीजेस हैं मलेरिया, तो मलेरिया है, और क्या हो सकता है? डायसेंट्री होता है, अमीबिक डायसेंट्री। अब सारे बच्चे पड़ गए सोच में, है ना, कि मैम मस्कीटो से होता है मलेरिया, तो और मैंने प्रोटोजोआ में लिख दिया, है ना, सोच रहे हो कि नहीं? तो इसका आंसर आपको मिलेगा हमारे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तो यहाँ पर मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ सिर्फ हमारे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो फ्रेंडली हैं, जो हमारी लाइफ को इजी बनाते हैं, हमारी मदद करते हैं, उन्हीं के बारे में बात करूंगी। जब हम डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करेंगे तब आपको बताऊंगी कि मैंने यहाँ मलेरिया क्यों लिखा, और मस्कीटो से होता है मलेरिया, तो ठीक है। चलो, तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते कहाँ हैं। ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आके इतनी खतरनाक डिजीजेस कर देते हैं, ये वायरस हमारी बॉडी में घुस जाते हैं, तो ये एक्चुअली रहते कहाँ हैं, हम इन्हें कहाँ जाकर ढूंढें? तो जल्दी से बताओ, आपको क्या लगता है कहाँ पर मिल सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? हमको फटाफट से बताएंगे जल्दी से सारे बच्चे कमेंट करके। क्या ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको अपनी अलमीरा में मिल सकते हैं, या फिर आपको एक पर्टिकुलर जगह पर जाना पड़ेगा कि यहाँ पर से हम किसी टाइप का फंगस कलेक्ट कर सकते हैं या किसी टाइप का प्रोटोजोवन कलेक्ट कर सकते हैं? तो क्या मैं आपको बताऊं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह हैं। अगर आप अभी जहां पर भी बैठे हुए हो, आपके आसपास बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इवन आपके हाथ में कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं पता भी नहीं है आपको। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एवरीवेयर, दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर, चाहे वो एरियाज बहुत ठंडे क्यों ना हो या फिर वो एरियाज बहुत गर्म क्यों ना हो। कोल्ड एरियाज में हैं, ये हॉट स्प्रिंग्स में हैं, ये मार्शी एरियाज में हैं, यानी कि हमारे कोस्टल एरियाज में हैं, सेलाइन वाटर में प्रेजेंट है जहां पर बहुत ज्यादा नमक है, इवन इन स्पेस, स्पेस में भी पाए गए हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो एक कैमरा भेजा गया था स्पेस में, और फिर जब वो वापस आया तो हमने देखा कि उसके अंदर एक बैक्टीरियम था, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेस में भी जिंदा रह सकते हैं। तो दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर। तो ये क्वेश्चन ही गलत कह सकते हो, आपके क्वेश्चन ही गलत है। कहाँ रहते हैं ये हर जगह रहते हैं, इनका कोई स्पेसिफिक एड्रेस नहीं है। दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस, चाहे वो एनवायरमेंट कैसा हो, कितना गर्म हो, कितना ठंडा हो, कितना नमकीन हो, एवरीवेयर। तो आ जाते हैं अब हम अपने मेन टॉपिक पे, जिसकी हमें बात करनी है, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। तो देखो, ये फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी कहाँ कहाँ मदद करते हैं। ये मदद करते हैं आपका फेवरेट
कर्ड की प्रिपरेशन में, दही बनाने में मदद करते हैं और मदद करते हैं केक्स बनाने में, ब्रेड्स बनाने में, इडली बनाने में, भटूरा बनाने में और पिज्ज़ा बनाने में भी। पिज्ज़ा सबको अच्छा लगता है। आपको पता है ये जो पिज्ज़ा है ये एक बेस के ऊपर बनता है, तो दैट पिज्ज़ा बेस इज मेड अप ऑफ, मैं ये नहीं कहूँगी ये बना है मेड अप ऑफ, बट उसकी प्रिपरेशन में हमारे ऑर्गेनिज्म का एक बहुत बड़ा रोल है। जानेंगे कैसे है उनका रोल इन चीज़ों को बनाने के लिए। पहले हम लोग देख लेते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो फ्रेंडली हैं, केक की प्रिपरेशन में मदद करते हैं, कर्ड की प्रिपरेशन में मदद करते हैं। दी ऑर्गेनिक वेस्ट, जैसे कि जो हमारी वेजिटेबल पील्स हैं, एनिमल्स के रिमेन्स हैं, यानी कि जो हमारे एनिमल्स डेड हो जाते हैं या उनका एक्सक्रीटा है, उन सबको सड़ाकर एक यूजफुल कंपोनेंट बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत बड़ा हाथ है। तो ये इन वेस्ट चीज़ों को डिकम्पोज करके हार्मलेस सब्सटेंसेस में बदल देते हैं और फिर जब इन सब्सटेंसेस को, इसे बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, मैन्योर कहते हैं, फिर ये मैन्योर हम अपने सॉइल के अंदर डालते हैं टू इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी, या फिर एग्रीकल्चर में टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। पहले कैसे मदद करी? पहले इन्होंने ऑर्गेनिक वेस्ट बनाने में मदद करी, चीजों को सड़ाने में मदद करी। उसके बाद ये हमारी सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं, उसमें नाइट्रोजन फिक्स करके। फिर बात कर लेते हैं कर्ड मेकिंग की। तो हम कर्ड कैसे बनाते हैं भाई? कर्ड बनाने के लिए वार्म मिल्क लेते हैं, हॉट नहीं, वार्म, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। तो हम लोग लेते हैं वार्म मिल्क और उसके अंदर थोड़ा सा कर्ड ही डाल देते हैं और फिर उसे रख देते हैं सेट होने के लिए। तो ये कैसे होता है बेटा? तो एक बैक्टीरियम प्रेजेंट होता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। तो दिस लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन कर्ड, जो कि मिल्क को सेट होने में मदद करता है। अगर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया नहीं होगा तो हमारा मिल्क कर्ड में कन्वर्ट नहीं होगा। तो बस कर दी हमारी मदद बैक्टीरिया ने कर्ड बनाने में, फ्रेंड हो गए हमारे की नहीं। और दे हेल्प इन फर्मेंटेशन, ये मदद करते हैं फर्मेंटेशन के प्रोसेस में। और फर्मेंटेशन की जाती है इन प्रिपरेशन ऑफ इडलीज। इडली खा रहे हो आप, अगर भटूरा खा रहे हो या फिर पिज्जा खा रहे हो, इन सब में फर्मेंटेशन की जाती है। इडली बनाने के लिए, डोसा बनाने के लिए। अब ये फर्मेंटेशन क्या होती है? तो फर्मेंटेशन है शुगर्स का टूटना। अगर किसी भी आपके फ्रूट में या किसी भी सब्सटेंस में जो नेचुरल शुगर्स हैं उनका ब्रेक डाउन होना इज नोन एज फर्मेंटेशन। तो ब्रेक डाउन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नथिंग बट फर्मेंटेशन। और जब ये नेचुरल शुगर्स अल्कोहल में टूटती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि एक डो राइज होता है। फिर इस जो डो हमारा राइज हो चुका है, इसकी मदद से हम लोग पिज्जा बेस बना लेते हैं या फिर भटूरा बनाते हैं। भटूरा बनाने के लिए भी हमें पहले आटे को गूंद कर उसे रखना पड़ता है, फिर जब वो राइज हो जाता है, फर्मेंट हो जाता है, तब उससे भटूरे बनाए जाते हैं।
तो फर्मेंटेशन का एक बहुत बड़ा कमर्शियल यूज है। तो हम लोग पैसे कमाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जानबूझकर फर्मेंटेशन कराते हैं, और इस फर्मेंटेशन से आपने देख लिया कितनी सारी हमारे खाने की चीजें बन रही हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जैसे कि अभी हमने अल्कोहल की बात करी, अल्कोहल बनता है उससे। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन। तो बहुत लार्ज स्केल पर अल्कोहल की प्रोडक्शन के लिए हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं। और फिर जब ये अल्कोहल बन जाता है तो इससे वाइन बनाई जाती है, प्लस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज हम विनेगर बनाने के लिए भी करते हैं, और चीज बनाने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज किया जाता है। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर, जब ये नेचुरल शुगर्स कन्वर्ट हो जाएं अल्कोहल में, तो इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। और फर्मेंटेशन सबसे पहले डिस्कवर करी थी लुई पास्चर ने इन 1857। बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्मेंटेशन वाज डिस्कवर्ड बाय लुई पास्चर इन 1857। और फर्मेंटेशन का कमर्शियल यूज है, हम अपने फायदे के लिए लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं टू प्रोड्यूस अल्कोहल। ओहो, कितने सारे यूजेस हो गए हैं ना, दही बना दिया, भटूरा बना दिया, पिज्जा बना दिया, अल्कोहल बना दिया, विनेगर बना दिया, चीज जो हमारे पिज्जा जिसके बिना अधूरा है, चीज बनाने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है। सोचो अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते तो क्या होता, हमारी लाइफ कितनी बोरिंग होती, लाइफ विदाउट पिज्जा, है ना, इमेजिन ही नहीं कर सकते। और मेडिसिनल यूज है, ये क्या कह दिया मैंने, हमें तो पता है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में बीमारियां करते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि यही दवाइयां बनाने में भी मदद करते हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो भाई देखो क्या होता है, अक्सर हम लोग बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर्स हमें प्रिस्क्राइब करते हैं एंटीबायोटिक्स। क्या प्रिस्क्राइब करते हैं? वो हमें खाने को बोलते हैं स्पेशल टाइप ऑफ मेडिसिन जिनका नाम है एंटीबायोटिक्स। तो ये एंटीबायोटिक्स हेल्प करती हैं हमारी बॉडी में किसी भी बैक्टीरिया को मारने के लिए। तो एंटी से हम लोग समझ रहे हैं कि ये ऑपोजिट है किसी चीज के, और बायोटिक्स से हम लोग समझ रहे हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मारने के लिए यूज की जा रही है। तो जब एंटीबायोटिक्स हम लोग अपनी बॉडी में पहुंचाते हैं, कैप्सूल की फॉर्म में होती हैं, टैबलेट्स की फॉर्म में होती हैं, तो जब ये हमारी बॉडी में जाती हैं तो हमारी बॉडी में जाकर बैक्टीरिया को मार गिराती हैं। तो एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी हुई थी 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। तो ये डिस्कवरी कैसे हुई देखो भाई, तो ये एक चांस डिस्कवरी थी, उन्होंने जानबूझकर कोई एंटीबायोटिक नहीं बनाई थी। वो काम कर रहे थे डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया से, जो बहुत सारी बीमारियां करते हैं, उन बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे। सडनली उन्होंने देखा कि कुछ स्पोर्स ऑफ लिटिल ग्रीन मोल्ड यानी कि फंगस के कुछ स्पोर्स आ गए उनकी प्लेट पे, जिस पे उन्होंने बैक्टीरिया ग्रो किया हुआ था। तो कल्चर प्लेट्स होती हैं, उसमें वो जानबूझ के डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया ग्रो कर रहे थे उसकी स्टडी करने के लिए। बट उन्होंने देखा कि उनकी प्लेट पे कुछ ग्रीन मोल्ड आ गए हैं, और जहां पर ये मोल्ड प्रेजेंट है वहां पर बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं हो रहे। तो ही ऑब्जर्व दैट प्रेजेंस ऑफ मोल्ड प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। In fact,
इट ऑल्सो किल्ड मेनी ऑफ दीज बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया को किल भी कर दिया। तो इन्हें एकदम से आइडिया आ गया कि जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया हैं उन्हें ये मोल्ड मार सकता है, जब किसी बॉडी के बाहर तो बॉडी के अंदर भी मार सकता है। तो अगर हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया चला जाएगा तो हम ये ग्रीन मोल्ड ले लें, कंज्यूम कर लें और ये हमारी बॉडी में जाके बैक्टीरिया को मार देगा। तो तभी से ये पहली हमारी एंटीबायोटिक डिस्कवर हुई जिसका नाम है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन हमारी पहली एंटीबायोटिक थी। अब बहुत सारी एंटीबायोटिक्स आप देखते हो जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन है, एरिथ्रोमाइसिन है। तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, बहुत सारी टाइप्स की होती हैं। तो अब हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने मदद करी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही मारने में, तो अगेन हमारी हेल्प कर दी। और है इंपॉर्टेंट पार्ट वर्किंग ऑफ अ वैक्सीन। भैया वैक्सीन के बारे में सब लोग जानते हैं, ये वैक्सीन कैसे काम करती है और वैक्सीन बनाने में क्या रोल है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। तो वैक्सीन एक तरीका है जिससे हम अपनी बॉडी को फूल करते हैं, हम अपनी बॉडी को पागल बनाते हैं। तो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग कुछ ऐसी है बेटा कि अगर इसके अंदर कोई भी फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाए, कोई भी फॉरेन बॉडी आ जाए इसमें, तो हमारी बॉडी को पता लग जाता है कि ये मेरी बॉडी का पार्ट नहीं है और बॉडी उस पर तुरंत अटैक करती है। बट ये जो अटैक है ये कभी कभी थोड़ा स्लो भी हो सकता है क्योंकि बॉडी को पहचानने में टाइम लगेगा कि ये मेरी बॉडी का पार्ट नहीं है, तो उसमें कभी कभी टाइम लग जाता है। तो अभी देखो हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पर वर्किंग ऑफ अ वैक्सीन के बारे में बात कर रहे हैं और कैसे हमारी बॉडी को हम पागल बनाएंगे ये देखना है। तो एक डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग लेंगे और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा वीक। जैसे कि अगर अब वैक्सीन है मान लो कोविड-19 की, तो इसकी वैक्सीन के लिए हम क्या करेंगे, हम एक वीक कोरोना वायरस लेकर अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर देंगे। जैसे ही हमारी बॉडी में जाएगा बॉडी को पता लग जाएगा कि ये मेरी बॉडी का पार्ट नहीं है और बॉडी उस पर अटैक करेगी। एक बार अटैक करने के बाद हमारी बॉडी को याद रहता है कि ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म मेरी बॉडी में पहले भी आ चुका है। तो अगर अगली बार एक पोटेंशियल वायरस, एक ऐसा वायरस हमारी बॉडी में आएगा जो कि हमें एक्चुअली कोविड-19 डिजीज कर सकता है, तो हमारी बॉडी उस पे और हाइटेंड रिस्पॉन्स देगी और उस पे खतरनाक तरीके से अटैक करेगी और हमें वो डिजीज नहीं होगी। तो वैक्सीन से हमारी बॉडी में बन जाती हैं एंटीबॉडीज एंड दीज एंटीबॉडीज ऑलवेज रिमेंबर जो भी लास्ट इन्फेक्शन हमारी बॉडी में हुआ था, अगर अगली बार आएगा तो उसको अटैक करना है। तो वैक्सीन में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने मदद कर दी और एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर करी थी सबसे पहले वैक्सीन स्मॉल पॉक्स के लिए इन 1798। तो अभी तक हमने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में बात करी, लुई पास्चर के बारे में बात करी और एडवर्ड जेनर की। इन सभी की इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज आपको याद रखनी है। फिर सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाने में मदद करते हैं हमारे बैक्टीरिया, स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया जिसका नाम है राइजोबियम। तो राइजोबियम बैक्टीरिया हेल्प करते हैं इन इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी, बट हाउ? तो ये ऑर्गेनिजम्स एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट
नाइट्रोजन को बदल देते हैं इनटू यूजेबल फॉर्म। उस फॉर्म में बदल देंगे जिस फॉर्म में हमारे प्लांट्स उसे यूज कर सकते हैं। तो जितना भी हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसे हमारे प्लांट्स यूज नहीं कर सकते। प्लांट्स नाइट्रोजन को तभी यूज करेंगे जब राइजोबियम बैक्टीरिया उसे कन्वर्ट कर देगा इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, या इन यूजेबल फॉर्म हम कह देंगे। ठीक है, तो दे कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन into nitrogenous compounds। तो ये जो हमारी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है ये गैसियस फॉर्म में है और उसे बैक्टीरिया कन्वर्ट कर देते हैं इनटू नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, जिस फॉर्म में हमारे प्लांट्स उसे यूज कर सके। तो मदद कर दी सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज करने में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने। फिर आता है लास्ट में क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते तो पिछले जितने सालों से जितनी भी डेड बॉडीज हैं, चाहे ह्यूमंस की हो चाहे एनिमल्स की हो, वो हमारे अर्थ पर एज इट इज रहती। और डेड बॉडीज इतनी ज्यादा होती कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रहने की जगह नहीं मिलती। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प करते हैं इन क्लीनिंग आवर एनवायरनमेंट by decomposing dead remains of plants, animals or let's say humans। तो जब ये उन्हें डिकम्पोज करके यूजेबल फॉर्म में बदल देते हैं और ये हमारे एनवायरनमेंट से गायब हो जाते हैं, यानी कि क्लीन कर देते हैं। तो कितने सारे यूजेस, कितने सारे हमने फायदे देख लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म के होने के। भाई ये इतने छोटे हैं, इन्हें हमने कभी नहीं देखा, फिर भी हमारी लाइफ को किस तरीके से ये इम्पैक्ट करते हैं, कैसे हमारे लिए हेल्पफुल है। तो अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते तो हम अपनी लाइफ इमेजिन ही नहीं कर पाते, क्योंकि अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते तो सोचो सॉइल फर्टाइल नहीं होती, सॉइल फर्टाइल नहीं होती तो प्लांट्स नहीं होते, प्लांट्स नहीं होते तो ना हम होते ना एनिमल्स होते। तो इसी के साथ हम अपने आज के लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। अब हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में और बात करेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, किस तरीके से अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी लाइफ को डिफिकल्ट बना रहे हैं, कैसे हमारे दुश्मन हैं ये जानेंगे। तो अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो जल्दी से कर देंगे लाइक सारे बच्चे, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है, और बाय चांस सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देंगे। ठीक है, चलो भाई, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, गुड बाय।